नमस्ते। श्री यादव एजुकेशन ग्रुप से मैं नीतू कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो हिस्ट्री के चैप्टर थे उनको तो पूरा कर लिया है। और आज हम जो राजनीति विज्ञान के चैप्टर दिए हुए हैं, आज हम इसका 5वां अध्याय देखेंगे, जिसमें लोकतंत्र पाठ का नाम है। और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसे पढ़ने से पहले हम लोकतंत्र के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, लोकतंत्र क्या है। भारत में लोकतंत्र व्यवस्था है, लोकतंत्र शासन प्रणाली है। तो ये लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र वे शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अपने जो प्रतिनिधि होती है उनका चुनाव करती है और संपूर्ण जनता के हित को दृष्टि में देकर शासन करती है। यानी जो लोकतंत्र है वो जनता का शासन है, जनता शासन करती है। वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और जो निर्णय लेती है वो जनता के हित में ही होते हैं। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? जैसे लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला आता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? इसमें जो जनता है वो स्वयं शासन का संचालन करती है और स्वयं के द्वारा ही नीतियों का निर्माण किया जाता है। जनमत संग्रह और जो प्रत्यावर्तन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन होते हैं। क्या? जनमत संग्रह और प्रत्यावर्तन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन होते हैं। ये जो प्रत्यक्ष प्रजामंडल के समर्थक थे वो कौन थे? वो थे रूसो। कौन थे? रूसो। और वर्तमान में ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये कहाँ पर है? पूर्ण रूप से यह है स्विट्जरलैंड में। वहाँ के कुछ प्रांतों में ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली वहाँ पर वर्तमान में प्रचलित है। क्योंकि भारत में तो जनसंख्या ज़्यादा है और यहाँ पर राज्य भी बहुत ज़्यादा है, तो जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर सकती। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी है। तो दूसरा नंबर पे जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आता है वो क्या है? इसमें जनता अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है, ना कि जनता स्वयं शासन करती है। जैसे कि लोकतंत्र की सामान्य रूप से निम्न 3 विशेषताएं बताई जा सकती है। जैसे जनता का प्रतिनिधित्व, जनता के हितों का रक्षण और जनता के प्रति उत्तरदायित्व। तो इस प्रकार लोकतंत्र के 2 रूप माने गए हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब ये जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है तो इनकी विशेषताएं क्या है, इनके बारे में भी हम कुछ बातें जान लेते हैं। इनकी विशेषताओं के बारे में पहली ये है कि ये लोक प्रभुता में विश्वास करती है। दूसरी है राजनीतिक और नागरिक समानता होती है। राजनीतिक और नागरिक समानता होती है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इनकी विशेषताओं में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की, वो आता है संविधानवाद। और चौथा आता है राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं होती है। और 5वां जो आता है वो आता है बहुमत का शासन। क्या आता है? बहुमत का शासन। और छठा आता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव। यह भी एक विशेषता है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की। मानवीय विवेक में विश्वास होता है
और शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगली विशेषता ये संविधान के द्वारा भारत में एक प्रजातंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई है। संविधान के द्वारा भारत में प्रजातंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई है। अगली विशेषता है कि प्रजामंडल के आधारभूत सिद्धांत जैसे वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया गया है। प्रजातंत्र का आधारभूत सिद्धांत क्या है? वयस्क मताधिकार है और इसी को स्वीकार किया गया है। अगला आता है संविधान के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है और नागरिकों को शासन के हस्तक्षेप में स्वतंत्र रूप से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये भी भारतीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की मूल विशेषता है। और अगली विशेषता है कि भारतीय संविधान आदर्श रूप में एक लोकतंत्रात्मक संविधान है। तो ये हमारे भारतीय लोकतंत्र शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएं थी। अब ये जो लोकतंत्र हैं इनके गुण क्या है? लोकतंत्र के गुण क्या आते हैं? इनके गुणों के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे जन कल्याण का साधन है ये लोकतंत्र। दूसरा है कि सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन है। क्या है? सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन है। तीसरा है सार्वजनिक शिक्षण और इसमें जनता का नैतिक उत्थान होता है और देशभक्ति का सोर्स है ये। अगला है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित है लोकतंत्र। विचार विनिमय और समझौते की भावना भी उत्पन्न करता है ये और विश्व शांति का भी समर्थन करता है। इस प्रकार लोकतंत्र के विभिन्न गुण भी बताए गए हैं। तो चलिए हम अब लोकतंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, लोकतंत्र का अर्थ एवं विभिन्न प्रकार। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? अंग्रेजी शब्द है डेमोक्रेसी। इसका ही हिंदी अनुवाद है लोकतंत्र। जो डेमोक्रेसी अंग्रेजी शब्द है इसका हिंदी अनुवाद है लोकतंत्र, या इसको जनतंत्र भी बोल सकते हैं या फिर प्रजातंत्र भी बोल सकते हैं लोकतंत्र को। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों यानी डेमोस और क्रेटिया इनके संयोग से बना है। यद्यपि डेमोस इसका मूल अर्थ है भीड़, किंतु आधुनिक काल में इसका अर्थ जनता से लिया गया है। आधुनिक काल में हम इसको भीड़ नहीं कह सकते, इसका अर्थ जनता से लिया गया है। और क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। इस प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ होता है जनता की शक्ति। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता की शक्ति। अतः डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। और इसमें 3 अंत्य संबंधित अर्थ निहित है। जैसे ये निर्णय लेने की एक विधि है, ये निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है और ये आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। इस प्रकार आधुनिक काल में लोकतंत्र को केवल शासन का एक रूप ही माना जाता है। ब्रन्स के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं और इसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़े हुए हैं। किसके साथ? लोकतंत्र के साथ। लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जरूरी है कि हम इसके विभिन्न रूपों से जुड़ी अवधारणाओं को परिचित हो।
लोकतंत्र के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? आधुनिक काल में लोकतंत्र के प्रमुख रूपों एवं उनसे संबंधित अवधारणा को निम्नलिखित रूपों में स्वीकार किया गया है। प्रथम आता है राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा आता है सामाजिक लोकतंत्र, और तीसरा आता है आर्थिक लोकतंत्र। क्या? आर्थिक लोकतंत्र। और चौथा आता है नैतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा गया था। अतीत में क्या कहा गया था इसको? व्यक्तिवादी लोकतंत्र। किंतु आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा गया है। किसको? ये जो राजनीतिक लोकतंत्र आता है, इसको पहले अतीत में इसको व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था, राजनीतिक लोकतंत्र को, लेकिन वर्तमान में इसको उदारवादी लोकतंत्र कहते हैं। आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिम देशों में हुई है, अतः इसे कभी कभी पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी लोकतंत्र भी। तो राजनीतिक लोकतंत्र को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? उदारवादी लोकतंत्र। और मार्क्सवादियों ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया है। कौन सा लोकतंत्र? पूंजीवादी लोकतंत्र। उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र को दो रूपों का उल्लेख किया है। दो रूप कौन कौन से हैं? प्रथम तो है राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, यानी राज्य का एक प्रकार है लोकतंत्र। और जो द्वितीय है वो है कि शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। प्रथम तो आता है राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, और दूसरा है शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक राज्य, यानी लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार प्रभुसत्ता का निवास जनता में होता है। किसमें? जनता में होता है प्रभुसत्ता का निवास। ये लोक राज्य की अवधारणा के अनुसार है। इसीलिए जनता को सरकार के निर्माण, उनके नियंत्रण एवं उनको पदच्युत करने की पूर्ण व अंतिम शक्ति भी प्राप्त होती है। किसको? जनता को। शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक शासन से है। किससे है? लोकतांत्रिक शासन से। तो शासन के एक प्रकार के रूप में क्या है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतांत्रिक शासन। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित एवं व्यवहारिक रूप है। सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित एवं व्यवहारिक रूप है। ये उल्लेखनीय है कि राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित ये दोनों अवधारणाएं कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की सष्टता को स्वीकार करती है। इस प्रकार संक्षेप में ये दोनों मानते हैं कि जो राजनीतिक प्रभुसत्ता है, प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। अब जो राजनीतिक लोकतंत्र एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के दो उपभेद है। ये जो राजनीतिक लोकतंत्र है, इनके दो उपभेद है। जैसे ये एक तो है प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र, और दूसरा अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र, जिनके बारे में हमने अभी समझा था। इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। ये राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूप है। ये उल्लेखनीय है कि आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी मुख्यतः दो रूप प्रचलित है। लोकतंत्र के कितने रूप हैं? दो। जैसे प्रथम आता है संसदीय लोकतंत्र आता है, संसदीय लोकतंत्र, और दूसरा जो है वो है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। लोकतांत्रिक राज्य एवं लोकतांत्रिक शासन अर्थात संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं। जो ये राजनीतिक लोकतंत्र है,
इसकी आधारभूत मान्यताएं क्या है? जैसे कि पहली है राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। कौन? ये जो राजनीतिक लोकतंत्र है ये उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है और ये प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानता है। यानी संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। ये कौन मानता है? राजनीतिक लोकतंत्र। अगला है राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है। क्या है? लोकतांत्रिक राज्य। और इसका व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। जनता शासन सरकार को नियुक्त करती है और उस पर नियंत्रण करती है। तो जनता ही है जो सरकार को नियुक्त करती है और फिर उसको नियंत्रण करती है और उसे हटा भी सकती है। यानी पूरी लोकतंत्रात्मक प्रणाली, शासन प्रणाली के तहत संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों में होती है। तो जनता ही सरकार का चुनाव करती है, उनको नियुक्त करती है, उन पर नियंत्रण भी करती है और जब चाहे उनको हटा भी सकती है। राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता है, अपितु लोकतांत्रिक साध्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति का साधन होता है। अब अगला है सामाजिक लोकतंत्र। तो सामाजिक लोकतंत्र के बारे में जान लेते हैं। समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा गया है। सामाजिक लोकतंत्र क्या है? समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, इसको ही हम सामाजिक लोकतंत्र कहते हैं। सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्ष्य है। सामाजिक लोकतंत्र का लक्ष्य क्या है? सामाजिक समता की भावना। ये सामाजिक लोकतंत्र का एक लक्ष्य है। यानी कि सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज में नस्ल, रंग, वर्ण, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच विभेद नहीं किया जाना चाहिए। यानी व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। तो यही सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि मतलब जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है। हर्नसा के अनुसार लोकतांत्रिक समाज वे है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। यानी कि व्यक्तियों में या समाज में समानता के विचार की प्रबलता होनी चाहिए और समानता का ही सिद्धांत प्रचलित होना चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा मुख्यतः सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देती है। किस पर? सामाजिक समानता। इसका सामान्य अर्थ यही है कि सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व प्राप्त होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को अन्य किसी भी व्यक्ति के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जाना चाहिए। व्यवहार में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो बातें आवश्यक है। प्रथम क्या है कि धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेष अधिकारों की व्यवस्था का अंत किया जाए। यानी इन सब के आधार पर धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में जो विशेष अधिकार जिनको प्राप्त होते हैं, इस व्यवस्था का अंत किया जाना चाहिए। और दूसरा है कि सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इसके बाद में अगला आता है आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र क्या है?
यानी अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र में क्या था कि सामाजिक लोकतंत्र का जो प्रकार था उसी को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता था, और अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। वर्तमान सदी में आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों ने प्रस्तुत किया था। किसने? मार्क्सवादियों और समाजवादियों ने। और ये मार्क्सवादी विचारधारा किसकी मानी जाती है? कार्ल मार्क्स की। 18वीं और 19वीं सदी में व्यक्तिवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा की थी, जो मार्क्सवादियों व समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र से सर्वथा भिन्न और विपरीत था। तो नैतिक लोकतंत्र क्या है अगला? नैतिक लोकतंत्र कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। यानी ये जो लोकतंत्र है इसको कुछ विद्वानों ने नैतिक और आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में भी स्वीकार किया है। लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है, जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार माना जाता है। इस रूप में नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांस की उदार लोकतंत्रवादी क्रांति स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे के नारे के रूप में हुई थी। इन तीनों में भाईचारे बंधुत्व का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके बगैर व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती, और समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी नहीं पाई जा सकती। तो ये था नैतिक लोकतंत्र। अब है लोकतंत्र संबंधी जो विभिन्न सिद्धांत और जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि लोकतंत्र स्वयं में एक विस्तृत विचारधारा है। क्या है? एक विस्तृत विचारधारा है लोकतंत्र। और विद्वानों में इस तथ्य पर मतभेद भी है कि लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक उपभोग कौन करता है। तो विद्वानों में इस बात का मतभेद है, अथवा सत्ता का वास्तविक उपभोग किस वर्ग के द्वारा किया जाना चाहिए। शासक व शासित वर्ग में किस प्रकार के संबंध होते हैं, और लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था क्या होनी चाहिए। इस प्रकार के चिंतन के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। दूसरा है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तीसरा है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय अभिजन वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। और चौथा है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। पांचवा है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। देखिए, प्राचीन समय में राजतंत्रात्मक शासन था, जिसमें राजा ही सर्वोपरि माना जाता था, और कहीं पर कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था ही मौजूद थी, जिसमें शासन मुट्ठी भर लोगों के हाथों में होता था। लेकिन लोकतंत्र में शासन जो है वो संपूर्ण जनता के हाथों में होता है। तो ये लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत है: परंपरागत, उदारवादी, बहुलवादी और मार्क्सवादी, समाजवादी। लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र के इस सिद्धांत का विकास पश्चिमी जगत के पिछली 3 शताब्दियों के उदारवादी राजनीतिक चिंतन द्वारा, यानी इस सिद्धांत का विकास जो पश्चिमी जगत है उनके द्वारा पिछली 3 शताब्दियों के उदारवादी राजनीतिक चिंतन द्वारा
किया गया है। इसे अक्सर लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत भी अथवा लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कह दिया जाता है। किसको? ये जो उदारवादी या परंपरागत लोकतंत्रवादी सिद्धांत है इसको। होब्स, लोक, रूसो, बेंथम, J.S. मिल, T.H. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर आदि लोकतंत्र के परंपरागत या उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। तो ये सभी किस सिद्धांत के विचारक माने जाते हैं? उदारवादी, परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के। इन सभी विद्वानों ने व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता एवं अधिकार आदि के संदर्भ में अपने लोकतंत्र संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की आधारभूत मान्यताएं एवं लक्षण क्या है, जो कि निम्नलिखित है। यानी कि ये जो उदारवादी सिद्धांत है, परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, इसकी मान्यताएं और लक्षण क्या है कि व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है अतः अपना हित और अहित समझने की क्षमता रखता है। सभी व्यक्ति मनुष्य हैं और इस नाते उनमें न्यूनतम तर्क बुद्धि एवं संवेदनशीलता होने के कारण वे सभी समान हैं। अगला है कि शासन का गठन उदारवादी एवं लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए, अर्थात सीमित शासन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। चौथा है कि शासन सरकार की शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है, अतः सरकार राजनीतिक सत्ता की मात्र न्यासी या ट्रस्टी होती है। अगला है कि शासन के संचालन के निश्चित एवं आधारभूत नियम है। किसके? शासन के संचालन के। जैसे कि शासन का संचालन जनता द्वारा, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए। शासन के गठन एवं संचालन में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए और शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी भी होना चाहिए और शासन का उद्देश्य व्यक्ति का हित होना चाहिए। ये सब किसके नियम बताए गए हैं? परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र प्रणाली के। व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं वे अधिकार प्राप्त होने चाहिए तथा इनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए। यानी कि व्यक्ति के जो अधिकार हैं तो उनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना भी की जानी चाहिए। ये लोकतंत्र प्रणाली के नियम बताए गए हैं। निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र वे निष्पक्ष चुनाव भी होने चाहिए और एक से अधिक राजनीतिक दल भी होने चाहिए। तो इस प्रकार ये जो राजनीतिक दल है ये भारत में बहुत सारे हैं बने हुए। तो इसमें कहा गया है कि निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी होने चाहिए और एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। तो भारत में जैसे कौन कौन से राजनीतिक दल हैं? जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और जनता पार्टी है और इस प्रकार बहुत सारे साम्यवादी दल है। तो ऐसे राजनीतिक दल बने हुए हैं। अगला 8वां है कि लोकतंत्र में निर्णय जो है वो बहुमत से लिया जाता है। किससे? बहुमत से। लोकतंत्र में निर्णय बहुमत से लिया जाता है, किंतु इस प्रक्रिया में अल्पमत के प्रति पूरी सहिष्णुता भी बरती जाती है। बहुमत का निर्णय अल्पमत पर बल प्रयोग से थोपा नहीं जाता है, बल्कि समझा बुझाकर मनवाया जाता है। यही तत्व लोकतंत्र को बहुसंख्यकवादी तानाशाही से अलग करता है। अब लोकतंत्र का जो बहुलवादी सिद्धांत है वो क्या है? यानी लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण का मूल आधार क्या है? बहुलवादी विचारधारा, जो समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है। किसमें? समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है। लोकतंत्र के इस सिद्धांत का विकास
H.J. लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, मिस फोलेट, G.D.H. कोल, डिग्वी आदि ने किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रॉबर्ट डेहल ने भी इसके विकास में योगदान दिया है। किसके? ये जो बहुलवादी विचारधारा है लोकतंत्र की, इसके। उसने बहुलवादी लोकतंत्र को बहुतंत्रवाद कहा है। क्या कहा है? बहुतंत्रवाद। रॉबर्ट प्रिस्टस के अनुसार लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह हैं तथा हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो ये लोकतंत्र का जो बहुलवादी सिद्धांत है, इस राजनीतिक प्रणाली में क्या है कि राज्य की शक्ति में अनेक जो निजी समूह हैं और हित समूह वो अपनी भागीदारी निभाते हैं। अब आता है कि जो लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत या दृष्टिकोण है वो क्या है। लोकतंत्र के इस सिद्धांत की जो संपूर्ण विचारधारा का केंद्र क्या है? अभिजन वर्ग है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रमुख विचारक कौन थे? रॉबर्ट मिचल्स, मोस्का, पेरेटो, ब्रनहम, सी राइट मिल्स आदि। रॉबर्ट मिचल्स एक जर्मन विचारक हैं और उसने अपने विचार द पॉलिटिकल पार्टीज नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किए। मोस्का इतावली विद्वान है जिसने अपने विचार द रूलिंग क्लास नामक कृति में प्रस्तुत किए थे। अब आता है जो लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत है, जो दृष्टिकोण है वो क्या है। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत लोकतंत्र के एक विशिष्ट रूप को प्रस्तुत करता है। किसको? विशिष्ट रूप को, जो अपनी प्रकृति से एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है। क्या है? आर्थिक लोकतंत्र। किंतु मार्क्सवादियों ने इसे जनवादी लोकतंत्र कहा है, पीपुल्स डेमोक्रेसी। ये किसने कहा है? मार्क्सवादियों ने। मार्क्सवादी लोकतंत्र का मूल विचार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स की विचारधारा में दिखाई पड़ता है। किसका? मार्क्सवादी लोकतंत्र का। और इसे व्यवहारिक रूप से लेनिन, स्टालिन, माओ से तुंग आदि ने किया था। अब जो लोकतंत्र का अगला आता है रूप, वो आता है समाजवादी सिद्धांत या फिर दृष्टिकोण। अब लोकतंत्र का जो ये समाजवादी सिद्धांत है ये क्या है? लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत तथा मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना सिद्धांत है। किससे? लोकतंत्र के एक तो उदारवादी सिद्धांत से और एक मार्क्सवादी सिद्धांत से, इन दोनों से मिलकर बना है समाजवादी सिद्धांत। ये उदारवादी लोकतंत्र में निहित व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा मार्क्सवादी लोकतंत्र में निहित आर्थिक समानता के आदर्शों को एक साथ ही प्राप्त करना चाहता है। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के जिस स्वरूप पर बल देता है उसे पारिये लोकवादी समाजवाद कहते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। यानी लोकतंत्र का जो समाजवादी सिद्धांत है वो लोकतंत्र के जिस स्वरूप पर बल देता है उसे ही लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। ये सिद्धांत क्रांति एवं हिंसा के साधनों के स्थान पर विकासवादी एवं संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है। कौन? जो लोकतंत्र का समाजवादी स्वरूप है वो। इसके अनुसार संसदीय व्यवस्था वाले उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा भी संभव है और इसके द्वारा आर्थिक समानता के आदर्श को भी प्राप्त किया जा सकता है। अब जो लोकतांत्रिक शासन के प्रकार है वो कौन कौन से हैं? ये अभी हमने पढ़ा ही था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनके बारे में। देखिए लोकतंत्र शासन के प्रकार क्या क्या है कि संपूर्ण उदारवादी लोकतंत्र तथा इससे संबंधित लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के दो प्रमुख प्रकार स्वीकार किए जाते हैं। जैसे एक तो है प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र
और दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जो जनता है वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की जो प्रभुत्व शक्ति है उनका पूर्ण प्रयोग करती है और वे नीति संबंधी जो फैसले हैं वो लेती है, कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों को भी नियुक्त करती है। हर्नेसा का कथन है कि वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से और बिना कार्यवाहकों या जनप्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तहत जनता स्वयं जो शक्ति का प्रयोग करती है, स्वयं जो प्रतिनिधि है उनका चुनाव करती है। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन प्रणाली में भाग लेती है। हर्नेसा का ये मत प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर पूरी तरह से लागू होता है। ये उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में पाई जाती थी और वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड के 5 प्रांतों में ये पाई जाती है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। वस्तु जो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था है ये केवल छोटे तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है, क्योंकि भारत में तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली संभव नहीं हो सकती है, क्योंकि अनेक राज्य है और इनकी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है ये छोटे और कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है। किंतु वर्तमान काल में अधिकांश राज्य आकार एवं जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य हैं और इसीलिए उनमें इस प्रणाली को लागू करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली है उसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और शासन में भाग लेती है। अब जो अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र प्रणाली है ये क्या है? आधुनिक काल में प्राय सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र ही पाया जाता है। इसके अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से तो शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती, अपितु जो अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। यानी जनता स्वयं तो इसमें शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती, इसमें जनता प्रभुत्व नहीं होती, लेकिन जनता जो जनप्रतिनिधि चुनती है वही फिर आगे चलकर वो शासन करते हैं। तो इस प्रकार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। J.S. मिल के अनुसार अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है, तो उनके माध्यम से वो शासन करती है। अन्य विद्वानों ने भी मिल की परिभाषा से मिलती जुलती परिभाषाएं दी है। इस संबंध में कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्न है, जैसे कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। तो ये मानना है लॉर्ड ब्राइस का। अगला है कि लोकतंत्र वे शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। लोकतंत्र वो शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। अगर राजतंत्रीय शासन व्यवस्था हो तो इसमें सिर्फ राजा ही सर्वोपरि होता था और वही शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण रोल निभाता था, लेकिन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के तहत अधिकांश जनता ही शासक होती है, अधिकांश राष्ट्र। यह है डायसी का कहना। अगला है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग होता है। ये कहना है सीले का।
लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है अब्राहम लिंकन की। यानी लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई अनेक परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली कुछ विशिष्ट लक्षणों से युक्त है। अब लोकतंत्र की जो प्रणाली है इसको हम प्रजातांत्रिक प्रणाली भी कह सकते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या है इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि इसमें होता है जनता का शासन, यानी शासन की एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन होता है। जनता का अर्थ संपूर्ण जन समूह एवं प्रत्येक व्यक्ति से होता है। इसमें जनता का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण जन समूह या प्रत्येक व्यक्ति से। इस प्रकार ये किसी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति आदि से संबंधित वर्ग का शासन नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण जनता का शासन होता है लोकतंत्र। जनता द्वारा निर्मित शासन। अगली विशेषता क्या है इसकी कि जनता द्वारा निर्मित शासन। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जनता द्वारा निर्मित शासन होता है। और अगली विशेषता है कि लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं है। ये जो लोकतंत्र शासन है ये एक साधन है, साध्य नहीं है। लोकतंत्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं माना जाता है, अपितु शासन को एक साधन माना जाता है। वास्तव में लोकतंत्र में शासन निम्नलिखित साध्य यानी लोकतांत्रिक साध्यों की प्राप्ति का साधन माना जाता है। जैसे क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गौरव की रक्षा और सार्वजनिक हित की वृद्धि। अगला है कि जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अगली विशेषता क्या है? जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। लोकतंत्र में शासन प्रणाली लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकारती है। अतः लोकतंत्र में शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अपने जनता के प्रति उत्तरदायी होता है लोकतंत्र शासन में। इसका अर्थ ये है कि यदि सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनती है, तो जनमत का सम्मान नहीं करती है अथवा सार्वजनिक हित में कार्य नहीं करती है, तो जनता उसे बदल सकती है। किसको? सरकार को। तो यह भी लोकतांत्रिक प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि अगर सरकार जनता के हित में कार्य नहीं करती है, उनके कार्य नहीं करती है, तो फिर जनता सरकार को हटा सकती है। अगली विशेषता है लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की कि लोकतंत्र विकासशील शासन है। क्या है? विकासशील। आधुनिक काल तथा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकास की कई अवस्थाओं से गुजरी है। प्रारंभ में ये व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, जो कि बाद में उदारवादी लोकतंत्र में बदल गया। क्या? पहले तो हम इसको व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहते थे अतीत में, लेकिन बाद में इसको उदारवादी लोकतंत्र कहने लग गए। और वर्तमान में ये जो लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा से संबंधित हो गया है। इस विकास का परिणाम ये हुआ कि जहां प्रारंभ में लोकतंत्र ने व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता और संवैधानिक शासन विधि के शासन पर बल दिया था, वहां अब ये सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में समानता, न्याय के सिद्धांत को स्वीकार करने लगा है। इस प्रकार लोकतंत्र के विकास ने उसके मूल्यांकन स्तर में वृद्धि की है। पहले तो ये जो लोकतंत्र शासन प्रणाली थी ये सिर्फ व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, जिसके तहत लोकतंत्र सिर्फ व्यक्ति की जो राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता थी और जो संवैधानिक शासन विधि थी उन पर ही यह बल देता था। लेकिन वर्तमान में जो ये लोकतंत्र शासन प्रणाली है ये सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र और समानता, न्याय इन सिद्धांतों को भी स्वीकार करने लगी है। तो इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का मूल्यांकन में भी वृद्धि हुई है। आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के दो प्रमुख रूप है।
प्रथम तो है संसदात्मक शासन और दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन। प्रथम का आदर्श उदाहरण कहाँ पर है? ब्रिटेन की शासन प्रणाली। और द्वितीय का आदर्श उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें संघीय स्तर पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों के मिश्रित रूप को अपनाया गया है। तो ब्रिटेन की शासन प्रणाली कौन सी है? संसदात्मक शासन ब्रिटेन की विशेषता है शासन प्रणाली की। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ये किसकी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। और जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पर इन दोनों का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। किसका? ये जो संसदात्मक शासन प्रणाली है और जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, इन दोनों का मिश्रित रूप स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोकतंत्र का जो आलोचनात्मक परीक्षण है और आगे जो भी है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कुछ सुझाव हो तो ज़रूर दें। और अगर आपको लगता है कि वीडियो धीरे चल रहा है तो आप वीडियो की स्पीड को आप बढ़ा सकते हो। आप जितना चाहे उस स्पीड से आप वीडियो को देख सकते हो। यही फ़ायदा है टेक्नोलॉजी का। क्योंकि अगर हम क्लास में तो जो टीचर जिस हिसाब से पढ़ाते हैं उसी हिसाब से हमें पढ़ना पड़ता है, चाहे वो धीरे पढ़ाए चाहे तेज़ पढ़ाए। लेकिन इसमें हम स्पीड को भी बढ़ाकर देख सकते हैं अपने हिसाब से। और अगर वीडियो क्वालिटी भी साफ़ नहीं है तो आप वीडियो क्वालिटी 360 या 480 पे करके ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।